देखो, आज के समय में धरती पे अगर भगवान किसी को कहा गया है तो केवल डॉक्टर डॉक्टर ही हमारी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। आप भगवान के पास जाने से पहले सबसे पहले आप डॉक्टर के पास आते हैं। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट, ऐसे डॉक्टर हैं जो आँखों के स्पेशलिस्ट हैं। वो आपको बताएँगे अपनी लाइफ जर्नी और आँखों में कि डॉक्टर कैसे बने, क्या आप बन सकते हैं, नहीं बन सकते। इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये अपनी एक नेचुरल और एकदम ट्रस्ट, एकदम सही बातें बताएँगे। इसमें कोई आप ये नहीं है कि आप जैसे बहुत से वीडियो देखते होंगे जिसमें लगता है कोई आप व्यूज़ के लिए हो जाए या सब्सक्राइबर्स के लिए हो जाए। नहीं, इसमें सब कुछ आपको रियल लाइफ जर्नी रहेगी। रियल लाइफ जर्नी से जिससे हमारा सिर्फ एक ही मोटो रहता है, आप कुछ देखें और कुछ सीखें इनसे। आज के हमारे डॉक्टर हैं उदित प्रताप सिंह। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सर, मैं डॉक्टर यूवी सिंह नारायण नेत्रालय प्रतापगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे पास भैया आए हैं आज शुभम सिंह। हम इनसे कुछ चर्चाएं करते हैं। ये हमसे कुछ सवाल पूछेंगे जिसका हम आप लोगों को जवाब देंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी लाइफ की जो जर्नी है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, ये सब सारी चीज़ें आज की वीडियो में चर्चा होगी। तो आप लोग कृपया वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लोग बिना मेहनत के आप जीवन में संघर्ष करके, बिना संघर्ष के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की जननी मानी जाती है। तो आइए आज की वीडियो हम भैया के साथ शुरू करते हैं। शुभम जी, आपका स्वागत है। जी सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ऑडियंस को आप अपनी थोड़ा लव लाइफ की, पढ़ाई की जर्नी से लेके अपने स्ट्रगल लाइफ बताइए। आप कहाँ से पढ़े, शुरुआत कहाँ से किए सर आप? जैसा कि मेरा प्रॉपर घर जो है मिर्ज़ापुर जनपद में, ग्राम मटिहानी, तहसील मड़िहान, जिला मिर्ज़ापुर के अंतर्गत का रहने वाला हूँ। मेरी जो लाइफ की शुरुआत है, मेरे पिता एक फार्मर किसान हैं। वो घर पे खेती किसानी कर करके हम 2 भाई 3 बहनें हैं। सबको अच्छे से पढ़ाए, सबको अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा। और हम अपनी बातों को आप लोगों को बताने से पहले एक चीज़ का जिक्र और करना चाहते हैं कि अगर अच्छे संस्कार आपके अंदर हैं, तभी आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। अगर आपका संस्कार नहीं अच्छा है, तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो संस्कार, सबसे पहला जो संस्कार होता है अपने घर से, अपने माता पिता से ही मिलता है। तो आप कितनों बड़े हो जाएं, कितनों बड़े कामयाब हो जाएं, अपने माता पिता को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जिस दिन आप अपने माता पिता को भूल जाएंगे, उस दिन आपका संस्कार आपका साथ छोड़ देगा और आप कितनों कामयाब होंगे, आप खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि अपने संस्कार, जो भी आपके संस्कार घर से मिले हैं, आप जैसा अपने माता पिता के साथ करेंगे, वही सेम संस्कार आपको आने वाली पीढ़ी, जो आपके बच्चे हैं, वो भी देख करके सीखेंगे। अगर आप गलत करते हैं तो आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप अपने माता पिता के साथ अच्छा किए हैं, तो आपके बच्चे भी आपके साथ बेहतर मिलिए और बिल्कुल भैया, बिल्कुल यहाँ पे मिलना जरूर है। बिल्कुल मिलना है। लाइफ बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए आप इस चीज़ को कभी भी मत घमंड मत करिएगा। जैसा कि मेरे साथ हुआ, हमारे पिता किसान थे, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। गांव में हम लोग पढ़ने जाते थे, पहले हम लोग पैदल जाते थे। हम लोगों के ज़माने में इतनी सुविधाएं नहीं थी, मोबाइल नहीं था। जब मैं पढ़ने जाता था, 30 से 35 किलोमीटर में साइकिल चला करके पढ़ने जाता था उस समय में। 2000 से पहले की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं 1999 में जब मैं 8वीं पास किया था, उसके बाद 2005 में जब मैं गया, तो मेरे घर में मेरे लिए एक साइकिल आई। उस साइकिल से हम पढ़ने जाते थे, 30 किलोमीटर पढ़ करके आते थे। और जब मैं हाई स्कूल में पहुंचा, तो उस समय मुझे कोचिंग का ज्ञान हुआ कि कोचिंग भी कुछ होती है। कुछ बच्चे ऐसे रहते थे जो छुट्टी के बाद 2 घंटे बाद घर आते थे, तो मुझे पूछना पड़ता था आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे। वो बताते थे मैं एक्स्ट्रा क्लास करता था, कोचिंग करता था। तब मुझे कोचिंग के बारे में पता चला, क्योंकि हम कोचिंग के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि हमारे पिता बहुत ही गरीब थे। खेती किसानी करके हमें पढ़ाए।
फिर हमने 2006 में इंटर किया। इंटर करने के बाद मैं अपने गांव से उठ करके इलाहाबाद कोचिंग के लिए, सिपमटी की तैयारी के लिए इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में रह करके मैंने पढ़ाई किया, वहाँ तैयारी की। वहाँ से मैंने नेत्र सहायक का कोर्स किया। नेत्र का कोर्स करने के बाद मैंने बीएससी कानपुर यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने नेचुरोपैथ में मास्टर की डिग्री, एमडी कफ की डिग्री किया। एमडी कफ करने के बाद मैं इस फील्ड में, जब मेरे पास सारी चीज़ें हो गई, मुझे अपना सबका सहयोग मिला। मैं कोचिंग पढ़ाता था, कोचिंग पढ़ाने के साथ साथ अपनी भी पढ़ाई करता था। ये सारी चीज़ें करते हुए हम इस पोजीशन पर आज, इतने बड़े हॉस्पिटल जो कि आपके प्रतापगढ़ जनपद में नारायण नेत्रालय के नाम से चल रहा है, आज हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो इसका पूरा श्रेय जो जाता है हमारे माता पिता और हमारे जो शुभचिंतक थे, सगे संबंधी थे, जिनका सहयोग रहा। ये सब सारी चीज़ें करते हुए हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो अगर हम गांव से उठ करके, एक छोटे से गांव से आकर के इतने बड़े जनपद में इस तरह की चीज़ें इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप भी इस चीज़ों को लगन करिए। लगन अगर आपके अंदर है तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। बिल्कुल 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 चलना है आपको। जब सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ते हैं सर, रुकावटें बहुत आती है मम्मी। बिल्कुल आती हैं लाइफ में, हम बिल्कुल आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टीका टिप्पणी करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं, आप सफल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में किया था, तो मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने उस सारी रुकावटों से लड़ा, उसको हिम्मत से सामना किया, और सामना करने के बाद आज आपके सामने खुद ही एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने हैं। तो आप लोग भी इस तरह से कभी भी कठिनाइयों से मत घबराइए। कठिनाइयाँ आएंगी जरूर, लेकिन अगर आप उसका मुकाबला करेंगे तो एक न दिन वो हटेगी जरूर। ठीक है, क्योंकि जब हटेगी, कहावत कही गई है कि अगर जो कष्ट में है वही मस्त मस्त होता है। अगर आपको कष्ट का अनुभव नहीं हुआ है तो आप सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अगर सुख की अनुभूति लेना है तो आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। या तो आज आपने 5 साल कष्ट कर लीजिए, आप पूरी जिंदगी अच्छे से बिता लीजिए, तो आज अच्छे से बिताइए, कल का दिन कष्ट में जाएगा, वो जाना है जाना है। बिल्कुल जाना। डॉक्टर साहब, आप यहाँ जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, यहाँ कितने स्टाफ होंगे कुल? हमारे यहाँ इस समय 5 स्टाफ हैं जो रेगुलर तौर पे काम करते हैं। हमारे यहाँ 2 MBBS MS हैं जो रेगुलर तौर पे अपनी सेवाएं देते हैं। उसके अलावा मैं खुद आई स्पेशलिस्ट और नेचुरोपैथ में मास्टर की डिग्री है। इसके अलावा हम यहाँ पे सारी सुविधाएं, हमारे यहाँ आई की संबंधी सारी सेवाएं दी जाती हैं। सर यहाँ ओपीडी चलती है बराबर? OPD रेगुलर चलती है डेली, मंगलवार किसी को जरा करवाना, किसी को ऑपरेशन करवाना हो, बड़ा सारी सुविधाएं अपने यहाँ अवेलेबल है। सब मिलता है, सब कुछ मिलता है। सर सबसे पहले वो चलते हैं जो लोगों की नीड होती है, जो जिससे लोग आज के समय में परेशान है सबसे ज्यादा। मोबाइल चला के लोग आंख से ज्यादा परेशान है सब जगह से। बिल्कुल। सबसे पहले सर, एक तो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है सर, आंखों की रोशनी सर कम क्यों होती है? आंखों की रोशनी कम होने के कई कारण होते हैं। कुछ तो पैदाइशी कम होती है, कुछ लोगों के नेचुरल तौर पे, जैसे आप ज़्यादा देर टीवी मोबाइल का प्रयोग करते हैं, खास तौर से अगर आप गेमिंग खेलते हैं मोबाइल पे, अगर गेमिंग खेलते हैं तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यू आपकी मोबाइलें पे, स्क्रीन पे आपकी आंखें जमी रहती है, आपकी आंखें थकती है। क्योंकि कुदरत ने हमारी आंखों को दूर देखने के लिए बनाया है, हम उसे अपनी प्रयोग के लिए पास में कन्वर्ट करते हैं। तो जब पास में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो सिलेरी मसल होती है वो धीरे धीरे थकने लगती है। जब थकान उसमें होगी तो वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। जैसा कि स्वाभाविक चीज़ है, हम आपको गांव की भाषा में बताते हैं, अगर हम कोई चीज़ को एक दिन करेंगे तो अगले या दूसरे दिन हमारे शरीर में पूरा दर्द होने लगता है, क्योंकि हमने उस चीज़ को किया नहीं है। तो वही चीज़ें हमारी आंख पे भी लागू होती है। हम जब ज़्यादा देर मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो हमारी आंखों में थकान लगेगी, भारी लगेगी, खुजलाहट होगी, इचिंग होगी, मलने का मन करेगा, लाल होगी। तो ये सारी सिम्टम जब होते हैं तो आदमी को आंखें धीरे धीरे वीक होने लगती है। तो अगर आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं या टीवी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके सामने आप ब्लू लाइट फिल्टर का उपयोग करिए। ये सारी चीज़ें कर करके अपनी आंखों को आप स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आंखों के लिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप कम से कम मोबाइल चलाइए, इतना हो सके उतना कम मोबाइल चलाइए। और मोबाइल जितना कम से कम चलाइए, और ख़ास तौर पे जो भी लाइव टेलीकास्ट होती है, जैसे कि आप गेमिंग खेल रहे हैं, लाइव गेमिंग जो होती है उस पे क्या होता है, कंटिन्यू आपकी आंखें फोकस होती है, आप उससे बचिए। आप वीडियो देखिए, 2 घंटे को या 3 घंटे आप वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर लाइव आप गेमिंग खेल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा आपकी आंखों पे प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा लाइट अगर आप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो कमरे की रोशनी ऑन होनी चाहिए, रोशनी बंद नहीं होनी चाहिए।
कुछ लोग बच्चे करते क्या है, आज के समय में चोरी छुपे गए, हमारे पापा नहीं देख रहे हैं, हमारे भैया नहीं देख रहे हैं, गए मोबाइल बंद करके चादर ओढ़े आराम से मोबाइल चलाने लगते हैं। उससे क्या होता है, लाइट के फोकस जो होता है हमारी आंखों पे पड़ता है, आंखों के सिलेरी मसल को नुकसान होता है, फिर धीरे धीरे रेटिना को नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें हमारी नजर को कमजोर करती चली जाती हैं। डॉक्टर साहब सबसे ये बताइए, मतलब कॉमन शब्द तो आदमी के दिमाग में आता है कि लेंस सही रहता है या चश्मा सही रहता है? देखिए लेंस कई तरह के होते हैं। एक तो आप अगर आपको चश्मे लग रहे हैं तो चश्मे को हटाने के लिए आज के समय में इंडिया में कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। एक तो सबसे पहला होता है कि आप चश्मा लगा लीजिए। चश्मा लगा लेते हैं तो उससे भी आपकी रोशनी ठीक हो जाती है। और अगर कुछ लोग होते हैं चश्मा से बचने के लिए कॉन्टेक्ट लेंस लगा लेते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस अगर लगाते हैं तब भी आपका चश्मे का नंबर हट जाता है। और अगर आप परमानेंटली चश्मा हटाना चाहते हैं तो उसके लिए लेसिक सर्जरी होती है, जिसमें कंट्रास्ट का हो गया, कंडूरा का हो गया, ये सब लेजर होता है। और इससे एडवांस एक टेक्नोलॉजी हो गई आईसीएल। आईसीएल अगर आप करा लेते हैं तो वो परमानेंटली आपके ठीक हो जाती है। मगर ये सब कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी जरूरत है। अगर आपका नंबर ज़्यादा है तब ये सब चीज़ें कराई जाती है, अगर थोड़ा बहुत नंबर है तो आप चश्मे का प्रयोग करिए। कॉन्टेक्ट लेंस ज़्यादा नुकसानदेह होता है, चश्मा ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस सभी को सूट नहीं करते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस जब आंखों में आप लगाएंगे तो उससे होता क्या है कि आंखों में इचिंग होने लगती है, लालिमा होती है, धूल डस्ट में आप जा रहे हैं तो डायरेक्ट आपकी आंखों में आएगा। तो उससे क्या होता है, जब आप अपनी आंखों को मीजेंगे, रगड़ेंगे तो धीरे धीरे कार्निया पे स्क्रैच आने लगता है। और कार्निया की जो टीयर लेयर होती है, जो टीयर सब्स्टिट्यूट जो हमारी जो लेक्राइमल ग्लैंड जो टीयर को सिक्रेट करती है, वो धीरे धीरे उसकी सिक्रेशन कम हो जाती है। अब विस्कोसिटी जो होती है वो कम होने लगती है, तो जिससे हमारी आंखों में गड़न फिर महसूस होने लगती है। तो इसलिए कॉन्टेक्ट लेंस का प्रयोग कम से कम करें। चश्मा ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए चश्मा का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज़ और क्वेश्चन है, तो सबसे सबसे अच्छा क्वेश्चन ही है कि जो लोग आम ऐसे दुकान खोल के बैठे हैं, लोग उनके यहाँ चश्मा ले लेते हैं, हॉस्पिटल नहीं आते हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए चश्मा आम लोगों को बनाने में और डॉक्टर के बनाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसा कि आपको एक सीधा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं, जैसा कि सबके चश्मे का नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। किसी को स्फेरिकल नंबर है, किसी को सिलेंड्रिकल नंबर है। और होता क्या है कि आंखों की हमारी कर्वेचर तिरछी होती है, कार्निया का अगर शेप तिरछा है तो सिलेंड्रिकल नंबर जो होते हैं वो एक्सिस डिवाइडेड नंबर होते हैं। और एक्सिस को डिफाइन करने के लिए ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर नाम की एक मशीन आती है, जिसे एआर बोलते हैं। बिना एआर के आप सिलेंडर नंबर आप पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर सिलेंडर नंबर थोड़ा भी हुआ तो हेडेक होने लगता है, सर दर्द होगा। तो कॉमन प्रॉब्लम, हाँ कॉमन प्रॉब्लम। लोग चश्मा बनवाने जाते हैं, चश्मे की दुकान पे गए, चश्मा बनवा लिए, तो आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब चश्मा तो हम लगा रहे हैं लेकिन हमें हेडेक होने लगा, सर दर्द होने लगता है। तो उसका सबसे मेन कारण होता है सिलेंड्रिकल नंबर। सिलेंड्रिकल नंबर को निकालने के लिए हमें ऑटो रेप की जरूरत पड़ती है, एआर जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो कि अपने यहाँ अवेलेबल है। आप उसको, उससे अगर सिलेंड्रिकल नंबर निकलता है तो एक्यूरेट नंबर दिया जाता है कि ये 60 डिग्री पे है, 70 डिग्री पे है, कि 80 डिग्री पे है। तो ये अगर प्रॉपर ढंग से अगर आप कराते हैं तो आपकी बेहतर होती है। जैसा कि देखने में भी आता है आप लोगों को कि चश्मा लगा लिए, लोगों को नजदीक का तो दिखने लगता है लेकिन दूर की दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रॉपर ढंग से जो आई स्पेशलिस्ट या चश्मे के लिए जो स्पेशली सरकार ने डिजाइन किया है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो कोर्स किए हों, जो नेत्र सहायक हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे चश्मे का आप अपना जांच कराइए। क्योंकि आंखें बहुत मूल्यवान है, सबसे मूल्यवान। ठीक है। अगर आंख है तो जहान है, आंख नहीं तो दुनिया में आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप स्पेशली आप लोगों से हमारी सलाह है कि अगर आप लोग चश्मे अगर बनवाते भी हैं तो किसी स्पेशलिस्ट आई डॉक्टर के पास या ऑप्टोमेट्रिस्ट जो किए हैं, जो नेत्र सहायक है, उनके पास जा करके अपनी चश्मे की जांच कराएं। डॉक्टर साहब डायबिटीज और आंखों की रोशनी से क्या संबंधित है? देखिए डायबिटिक जो होती है बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अब ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, अगर इस पे बात करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो डायबिटिक को एक तरह से साइलेंट किलर के नाम से भी हम जानते हैं। उसका सबसे मेन कारण होता है कि जब किसी व्यक्ति को डायबिटिक होता है तो डायबिटिक में डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम की एक बीमारी होती है, जो आंख की पर्दे को धीरे धीरे नुकसान करती है। अब हमने इसको साइलेंट किलर इसलिए बोला क्योंकि इस बीमारी का लोगों को पता ही नहीं चलता है।
क्योंकि जब ये बीमारी आपको होती, जैसे आपको डायबिटिक है, तो डायबिटिक में होता क्या कि सबसे पहले जो हमारी साइड की रोशनी है, बगल वाली रोशनी, वो कम होनी शुरू होती है। साइड की रोशनी कम होते होते जब वो बीच में आती है, जब सामने की रोशनी हमारी कम होने लगती है, तब हमें एहसास होता है कि यार मेरी रोशनी जा रही है। कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 50% रोशनी जब हमारी कम हो जाती है, तब हमें इस बीमारी के बारे में पता चलता है कि हमें डायबिटिक से हमारी आंखों की रोशनी जा रही है। तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि ये अंधेरे की बीमारी है, धीरे धीरे आपकी रोशनी कम करते चली जाती है, और जब सेंटर में रोशनी आपकी कम होती है, तब आपको पता चलता है कि हमें यार डायबिटिक है, और डायबिटिक से हमारी आंखों की भी रोशनी जा रही है। तो डायबिटिक में केवल आंख ही नहीं, आंख के सारे अंग, जो शरीर के जितने भी अंग होते हैं, वहाँ जो भी खून की पतली पतली नलियाँ होती है, धीरे धीरे लीकेज होने लगती है। जब लीकेज होने लगती है तो वहाँ से खून का रिसाव होता है, खून के धब्बे जमने लगते हैं। तो इसलिए डायबिटिक को आप लोग कंट्रोल में रखिए। डायबिटिक से बहुत सारी बीमारियां होती है, आप रेगुलर दौर पे डायबिटिक का प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ उसका इलाज करिए। रेगुलर इसकी दवाएं खानी है, इसकी दवाएं बंद नहीं करनी रहती हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी जब होती है तो इसमें लेजर की सिकाई की जाती है, ठीक होता है, लेकिन बहुत ही नुकसान होने के बाद ही। मतलब डॉक्टर साहब, डायबिटीज सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी आंखों पे करता है। नहीं, करता तो हर जगह है, लेकिन आंखों में होता क्या कि आदमी को दिखता है, आदमी को दिखने लगा कि हमारी रोशनी कम हो गई। उसी तरह से किडनी में है, लीवर में है, आपके ब्रेन में है, तो हर जगह होता है। लेकिन आंखों में क्या होता है कि उसका रिस्पांस तुरंत दिख जाता है, तो आदमी को लगता है कि हमें डायबिटिक से हमारी आंखों में नुकसान हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को डायबिटिक में आंखों के, अगर आपको डायबिटिक है तो आप हर 6 महीने में, अगर आपको समय नहीं मिलता तो 1 साल में अपनी आंखों की नजर की जांच जरूर कराते रहना चाहिए, 60 साल के बाद। डॉक्टर साहब, आज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी चश्मे लगने लगे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई? छोटे बच्चों को चश्मे लगने के कई कारण हैं। एक तो पहले तो पैदाइशी चश्मे कुछ बच्चों को आ रहे हैं, जिनके लेंस नेचुरल तौर पे नहीं बन पाते हैं। कुछ क्या होते हैं बच्चों में, जैसे होता है कि नंबर आ गया, मोबाइल का प्रयोग इतना ज़्यादा हो गया है पढ़ने लिखने का। मैंने आपको शुरू में ही वीडियो में बताया कि हमारी कुदरत ने हमारी आंखें दूर देखने के लिए बनाया है, हमने उससे अपने प्रयोग के लिए पास में धीरे धीरे कन्वर्ट करते चले गए। तो जब पास में ज़्यादा फोकस करते हैं तो धीरे धीरे नंबर जो होता है बच्चे बता नहीं पाते हैं रेगुलर तौर पे कि हमारी आंखों की रोशनी कम है। बच्चे पढ़ते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे दिखता नहीं है, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। तो जब तक बताते हैं तब तक काफ़ी देर हो जाता है। तो वो उसका ध्यान देने के लिए आजकल स्कूलों में भी एक अभियान चल रहा है कि अगर आप एडमिशन कराने जाते हैं, अच्छे विद्यालय अगर हैं, तो आपको प्रॉपर तौर पे आई डॉक्टर से चेक करा करके आपको विजन सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है कि आपकी नज़र ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों का आप भी ध्यान रखिए। अगर आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो एक बार उनकी आंखों का जांच जरूर करवा लें, क्योंकि एक जागरूकता ही चश्मे का बचाव है। जितना जल्दी आप अपने चश्मे को, बच्चे के जांच कराएंगे, अगर उसको चश्मे लग रहे हैं तो चश्मा लगा करके सारा काम करें, नंबर बढ़ने से रुक जाता है। अगर वही चश्मा नहीं लगाएगा तो धीरे धीरे नंबर बढ़ते चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। हर लोगों को, जितने बच्चे हैं सबका समय समय पे रूटीन तौर पे एक बार जरूर आंखों की जांच कराते रहना चाहिए। ये डॉक्टर साहब, खाने पीने के लिए कुछ बताएंगे इससे आंखों की रोशनी हमारी सही रहे, रुकी रहे या मजबूत होती रहे, कुछ खान पान की? देखिए, खाने पीने के लिए, आंखों के रोशनी के लिए जो स्पेशली जरूरी होता है विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है सभी पीले फलों, जितने भी पीले फल हैं उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे आम हो गया, और पपीता हो गया, और जो भी पीले फल हैं। इसके अलावा गाजर आप खाइए, गाजर में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए वाली चीज़ों को आप सेवन ज़्यादा करिए, जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी बराबर बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होता है, ये क्या, इसकी सच्चाई क्या है? मोतियाबिंद होती है या कब होती है या कैसे होती है? मोतियाबिंद की सच्चाई क्या है, मोतियाबिंद सभी को होता है। एक उम्र के बाद जैसे होता क्या कि लेंस हमारे जो जो न्यूल होते हैं वो धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं, धीरे धीरे प्रोटीन की परत जमने लगती है। जो नेचुरल कुदरत ने हमें लेंस दिया है देखने के लिए, उस पे एक प्रोटीन की झिल्ली जम जाती है। प्रोटीन, वो लेंस हमारा धीरे धीरे मोटा होने लगता है। जब लाइटें हमारी आंखों में पड़ती है तो वो रेटिना तक फोकस नहीं हो पाती है, वो लेंस तक ही रुक जाती है, क्योंकि लेंस हमारा मोटा हो गया है, खराब हो गया है। तो मोतियाबिंद, आज के समय में मोतियाबिंद सर्जरी के लिए सबसे बेस्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए लेंसेस आ गए हैं। अब पहले की तरह ये नहीं है कि मोतियाबिंद पक जाए तब हमें ऑपरेशन कराना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आप लोगों को। मोतियाबिंद जितना जल्दी आप ऑपरेशन कराएंगे उतनी ही बेहतर आपकी नज़र बनी रहेगी।
क्योंकि और सबसे बड़ी बात, जैसे सबने आपको बताया, सबके चश्मे का नंबर अलग होता है। किसी को स्फेरिकल नंबर है, किसी को सिलेंड्रिकल नंबर है, किसी को स्फेरिकल सिलेंडर दोनों है। तो मोतियाबिंद में भी वैसा ही आता है। जैसा आपको सिलेंड्रिकल नंबर है, तो सिलेंड्रिकल नंबर लगाने के लिए आपको टोरिक लेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कभी आप लोग मत सोचिए कि हम सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहाँ हमने ऑपरेशन कराया तो हमारी रोशनी अच्छी हो गई तो हम भी जाएंगे तो हमारी भी ठीक हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी नज़र अलग अलग होती है, सबकी रोशनी अलग है। तो इसलिए लेंस का चुनाव करते समय बहुत ही बारीकियों का ध्यान रखा जाता है। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ इतनी मशीनें नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हम मोतियाबिंद पकने का इंतजार करते थे। मोतियाबिंद पूरा पकता था, उसको पूरा समूचा ही ऐसा ऐसे सर्जरी कर करके निकाल देते थे। जब लेंस निकाल देते थे तो कभी कभी लेंस पड़ता था या लेंस नहीं भी डालते थे। तो आप लोगों को याद होगा, जो हमारे समय में तो ये चीज़ें थी। तो ये 2000 के पहले आप देखे रहे होंगे, आपके घर में जो बड़े दादा बुजुर्ग थे, मोटे मोटे चश्मा लगाते थे, बहुत मोटे मोटे चश्मा लगाते थे। उसको लेकर के हम लोग खेलने खेलने में लेके जाते थे। दोपहर में उससे आग लग जाती थी। वो होता क्या, गांधी जी का चश्मा बोलते थे, मोटे मोटे चश्मा लगाए हैं, ले के जाते थे तो आग लग जाती थी। तो वो होता क्या था कि लेंस आंख के अंदर नहीं पड़ता। तब हम इंतजार करते थे कि मोतियाबिंद पका हो। जब पका रहता तो पूरा एक बार में निकल जाता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब फेको सर्जरी आ गई है। फेको सर्जरी में जितना कम पका मोतियाबिंद होता है उतना बेहतर ढंग से निकलेगा। लेंस सॉफ्ट आ गए हैं, फोल्डेबल लेंस आ गए हैं, वो आपकी आंखों में डाल दिए, आपकी नज़र बेहतर हो जाएगी। और बेहतर नज़र के लिए आपको मल्टीफोकल के लिए टोरिक मल्टीफोकल आ गए हैं। आपको सिलेंड्रिकल नंबर जितना आप बचपन में देखते थे उससे भी ज़्यादा रोशनी आपको इस समय दे दी जाता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। तो ये सब सारी चीज़ों का आप लेंस का चुनाव करते समय डॉक्टर के पास जाइए, लेंस का बेहतर चुनाव करिए। जितना बेहतर आप लेंस का चुनाव करेंगे, जितना अच्छा आप लेंस का चुनाव करेंगे, उतना ही बेहतर आपकी नज़र आएगी। क्योंकि नज़र आपकी है, आपकी नज़र आपको अपने साथ लेकर के चलना है। आप अपनी नज़र को अपने से ही जिएंगे, ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति आपको दिखा देगा। तो ऐसा नहीं है। तो खास तौर पे इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। मोतियाबिंद सर्जरी के लिए हम आपको एडवाइस देंगे कि जितना बेहतर आप लेंस का चुनाव करेंगे उतना ही बेहतर आपकी नज़र बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, जब आंखों का ऑपरेशन किया जाता है, ये दोनों एक साथ किया जाता है, अलग अलग किया जाता है? देखिए, ऑपरेशन दोनों एक साथ करना और अलग अलग करना, दोनों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे रिक्वायरमेंट रहती है, अगर बहुत इमरजेंसी है तो एक साथ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हमने एक आंख का ऑपरेशन इसलिए किया जाता है कि बाई चांस हम भी इंसान हैं, अगर कुछ फॉल्ट होता है या हमारी मशीनों में या कोई गंदगी हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो आदमी की अगर इन्फेक्शन हुआ तो अगर हमने दोनों आंख का किया है तो दोनों आंखें उसकी खराब हो जाएगी। अब इसलिए एक आंख का किया जाता है कि बाई फॉल्ट अगर ऐसा होता है कि अगर इन्फेक्शन हुआ तो कम से कम उस आदमी की एक आंखें तो बची रहेगी। तो इसलिए एक आंख का ऑपरेशन किया जाता है। अगर बहुत जरूरत है तो फिर अगले दिन या 2 दिन 4 दिन बाद अपनी दूसरी आंख का ऑपरेशन करा सकते हैं। एक एक की कराए? हाँ, साथ में इसीलिए एक नहीं, इसीलिए दोनों साथ में नहीं कराई जाती है। क्योंकि बाई चांस मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारे के लिए वो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए ऑपरेशन एक आंख का किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आदमी को देखते हुए जाना है, तो इसलिए एक आंख जब बंद रहेगी तो दूसरी आंख से उसका काम चलता है। तो इसलिए एक आंख का ही ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर साहब, आंखों के लिए कोई योग भी होता है? आंखों के लिए एक्सरसाइजेज होती है, बशर्ते वो रोशनी कम कर। जैसे आपका चश्मे लग गए हैं, आप सोचिए कि हम एक्सरसाइज करके अपने चश्मे का नंबर उतार दें, तो ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं होती जिससे आपके चश्मे का नंबर उतर जाए। ये आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो डालते हैं, बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज कर दीजिए आपके चश्मे का नंबर उतर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, एक्सरसाइज करने से आपके चश्मे का नंबर जो बढ़ रहा है वो रुक जाएगा। अगर आप खाने पीने पे ध्यान देते हैं तो वो नंबर आपका स्टेबल हो जाएगा, नंबर बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो रोशनी आपकी कम हो गई है वो खत्म नहीं होती। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है कि जिससे आपके चश्मे लगे हैं और आप एक्सरसाइज करिए आपका चश्मा उतर जाए, क्योंकि ये किसी बीमारी के अंतर्गत नहीं आती है। ये एक रिफ्रैक्टिव एरर है, हमारी इमेज जो है रेटिना तक नहीं पहुंच रही है या रेटिना के बाद बन रही है, तो हम जब चश्मा लगा लेते हैं तो हमें दिखने लगता है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एकमात्र इलाज आप चश्मा लगाइए और अपनी आंखों को बेहतर रखिए। ऐसे से मतलब एक उम्मीद है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप एक्सरसाइज से अपने चश्मे उतार नहीं सकते हैं। ये नहीं कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके चश्मे उतर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है।
लोग किसी को आंखों से संबंधित जानकारी लेनी हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास है ही। बिल्कुल। ऐसे नहीं किसी यूट्यूब में देख लिए, मोबाइल कहीं देख लिए, किसी दुकान पे चले गए, नहीं। अगर आँख ही हमारी खराब हो जाएगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप सबसे जीवन का सबसे अनमोल चीज आंखें होती हैं दर्द से। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, जिसके जो हो, जिससे आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे जाइए, अपने आंखों को चेक करवाइए, दिखाइए। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में देख लें कि सही बैठ के ऐसे स्कन दबाने लगे या कुछ करने लगे, आपकी आंखें सही नहीं हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं कट गया कहीं तो हमें दवा लगानी पड़ेगी, और हम ये सोचें सर रगड़ रगड़ के सही नहीं होगा ये चीज़ें। तो डॉक्टर साहब कुछ जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए कुछ टिप्स बताएंगी। अब आँखों के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, अगर जैसे आपकी आँखें कमज़ोर है या हेल्दी है, जैसे आपका मसल काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप ख़ास तौर पे जैसे आज के समय में ये आप घर में बैठे हुए हैं, एक पेन पकड़िए, पेन को सामने इसके टिप को देखते हुए इसको पास लाना है। एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ ये धूमिल दिखने लगेगी, वहाँ आपको रोक देना है, फिर इसको दूर करिए। फिर यही प्रक्रियाएँ कम से कम दिन भर सुबह 5 मिनट में कम से कम 10 बार करिए। उसके बाद इसके टिप को देखते हुए गर्दन को स्टेबल रख करके आँख को केवल मूव करिए, धीरे-धीरे। आँखों को मूव करेंगे जिससे आपको अगर हेल्दी आई है, जैसे आपकी आँखों में काम नहीं कर रही है, मसल काम नहीं करी, तो धीरे-धीरे मसल काम करने लगती है। तो ये एक्सरसाइज़ मसल के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ होती है, आप इसको कर सकते हैं। और भी एक्सरसाइज़ेज़ होती है, जैसे अपनी आँखों को अप, डाउन, नीचे, ऊपर रोटेट कर सकते हैं, आगे-पीछे, लेकिन गर्दन को स्टेबल रखते हुए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कर कर के आप अपनी आँखों को एक्सरसाइज़ करिए। आँखों के लिए कुछ एक्सरसाइज़ जैसे कि आपको ड्राई आई है, आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी है ड्राई आई, जिसको सुनिए भई मुझे भी ड्राई आई हो रखी है, ड्राई आई। तो ड्राई आई होता क्या है कि ड्राई आई में जो हमारे टीयर सब्स्टिट्यूट जो टीयर की ग्रंथियाँ होती हैं, लैक्राइमल ग्लैंड से जो हमारे टीयर निकलते हैं, वो हमारी आँखों में नेचुरली प्रदान करते हैं। इसमें 3 लेयर पाई जाती है। तो ये जब लेयर सबसे ऊपरी म्यूकस लेयर जो होती है, वो धीरे-धीरे आपकी टीयर जो होती है वो खराब होने लगती है। क्योंकि ग्लैंड जो है सिक्रेशन नहीं कर पाती, जो आँसू की जो ग्लैंड होती हैं 30 ऊपर 30 नीचे, ये धीरे-धीरे जाम हो जाते हैं। तो आप इसको करना क्या है कि सबसे अच्छा उदाहरण एक गरम कपड़ा लीजिए, अपने आँखों पे रख करके हल्के-हल्के सेकाई करना है। जब सेकाई करेंगे तो आपके जो टीयर की जो ग्लैंड है वो धीरे-धीरे खुल जाएगी, टीयर अच्छे से सेक्रेट होगा, तो आप ड्राई आई से बच सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को करते हुए आप इसको ध्यान में रख करके हार्ड फर्मेंटेशन लीजिए, जिससे आप ड्राई आई में काफ़ी आराम मिलेगा। उसके अलावा और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो आप अपने जनरल डॉक्टर जो भी आपके आई के डॉक्टर हैं, आप उनसे संपर्क करिए। वो जैसा रिकमेंडेड करते हैं, आप उनके अनुसार अपनी आँखों में इलाज करिए। और कभी भी आप अपनी आँखों को लेकर के किसी मेडिकल पे या ऐसे जगहों पे मत जाइए, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को हुआ कि मुझे आई फ्लू हुआ, मैं मेडिकल पे गया, दवा ले लिया। तो आई फ्लू में सबसे ज़्यादा नुकसान स्टेरॉइड ही करती है और सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड ही बिकती है। ठीक है? तो उसके लिए आप जनरली इस कोई स्पेशलिस्ट आई डॉक्टर जो भी है आप उसके यहाँ जाइए, प्रॉपर तौर पे डायग्नोसिस कराइए और फिर अपनी आँखों का इलाज करिए। तो ये चीज़ों का ख़ास तौर से आप ज़रूर ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें कर कर के आप अपनी आँखों को बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आज के युवाओं के लिए कुछ एक ऐसी बातें बताइए जो जो जिससे वो उनको लगे कि जीवन में कुछ करना हो। तो आज के बहुत मतलब लोग भ्रमित हैं, परेशान हैं कि हम करें क्या? अब बहुत सारे लोग बस कर रहे हैं कि गुम इस थोड़े से सब असफलता ही बैठ गए। उसके लिए कुछ टिप्स देंगी? सफलता को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता ये नहीं कि हम राह चलते हुए जादू मंत्र मार दिए आपको सफलता मिल गई, ऐसा नहीं है। आप कठिन परिश्रम करिए, कठिन परिश्रम करते हुए आप अपना जो भी लक्ष्य है, जो भी निर्धारित करते हैं, आप जिस फील्ड में जाते हैं, आप पूरे लगन से, पूरे मन से जिस भी फील्ड में जाते हैं, आप उसका उसका चुनाव करिए और उसी में लग करके करिए। ये नहीं कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। आप 4 नाव पे अगर पैर रखेंगे तो ज़रूर डूब जाएँगे। एक नाव पे पैर रखिए और आराम से उसी को खेते हुए चलिए। चाहे कितनी भी गहरी दिक्कतें आती रहेगी या बहुत ही लहर बहुत तेज आ गई, तब भी अगर आपकी एक नाव है, आप उसको चला रहे हैं, तो धीरे धीरे उस नाव को पार ले जाएंगे। तो धीरे धीरे करते हुए आप दिन पर दिन धीरे धीरे आप अपने प्रोत्साहन करिए। धीरे धीरे आपकी चीज़ें जितना ही आप समय देंगे उतना ही आपकी चीज़ें बेहतर होती चली जाएगी। अगर डॉक्टर साहब अगर आज डॉक्टर बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। बस आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, एक ही लक्ष्य पे चलना है। क्योंकि डॉक्टर साहब जो जो डॉक्टर बनते हैं या जो कुछ भी कोई करता है तो शुरू से नहीं बनता वो, कि पैदाइश से हम बन गए डॉक्टर, पैदाइश से हम कुछ और बन गए। उनके लिए पढ़ना पड़ता है, अपनी सफलता के लिए धीरे 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 चलना पड़ता है। बहुत कुछ चीज़ें को देखना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ें। क्योंकि
देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ताने होते हैं ज़िंदगी की। डॉक्टर साहब आपको भी ताने मिले होंगी बहुत सारे। बिल्कुल मिलती है, दुनिया में हर लोग होते हैं, उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। वही कहावत चल रही है, ताने बहुत मिले होंगे आप। बहुत मिलती है, लेकिन आप तानों को इग्नोर करिए, आप अपना काम करते जाइए। जब आप अपना काम करते जाएंगे, कभी भी आप, जैसे जब आपके पास ताकत होती है तो ताकत का गलत उपयोग मत करिए। जैसे कहावत कही गई है ना कि हाथी भोग कुत्ते भोगते रहते हैं, हाथी चलती हुई चली जाती है, क्योंकि वो चाहे तो एक लात मार दे, कुत्ते गिर जाएंगे, लेकिन उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, वो अपना मस्ती में चलती चले। तो वो ऐसे ही आप जिस पे हैं, लोग कह रहे हैं, आप उसको सुन लीजिए, अच्छी चीजें हैं तो आप उसको ग्रहण करिए, खराब चीजें हैं तो उसको सब हटा हटा दीजिए। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मेरे लाइफ की चीजों में मुझे एक बार एक लड़का मिला, वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था। तो वहाँ बहुत ही उसका मजाक उड़ाने के लिए दो लोग ऐसे थे जो डेली आते थे और उसके सामने लास्ट में खाना खाते थे। वो वेटर था, अपना खाना परोसता था। खाना परोसने के बाद जब जाने लगते थे, टिप्स के तौर पे एक 100 की नोट और एक 500 की नोट जी उसके सामने रखते थे, कहते थे तुम्हें जो पसंद हो उठा लो। तो 100 की नोट उठा लेता था, उसके बाद चले जाते थे वो लोग। फिर अगले दिन आते थे, फिर वही प्रक्रिया करते थे। तो जो जिसको लेके वो अलग अलग दिन व्यक्ति था, वो अलग अलग दिन अलग अलग व्यक्ति को लेके आता था कि मैं तुम्हें चलो एक मूर्ख लड़के को मिलाता हूँ कि कितना वो मूर्ख है। लड़का का भी वही काम था, डेली वो 100 रुपये उठाता था, 500 के छोड़ देता था। तो ये सारी चीजें चलती चलते चलते एक बगल में एक व्यक्ति रहता था, वो ये चीजें डेली नोटिस करता था। तो एक दिन बच्चे को किनारे ले जाकर के पूछा, बेटा तुम्हारी ये लोग बहुत बेइज्जती करते हैं, तुम 100 की नोट उठाते हो और 500 की छोड़ देते हो जी। तो लड़के ने बहुत अच्छी चीज कही, चाचा देखिए मूर्ख कौन है, आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, आप खुद समझ जाएंगे। अगर उनको ये करने में खुशी मिल रही है और मेरा फायदा हो रहा है, सही बिंदु। मुझे डेली 100 रुपये मिल रहे हैं और उनको खुशी मिल रही है, वो दूसरे को दिखा रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ, और मुझे 100 रुपये डेली मिल रहे हैं और ये प्रक्रियाएं मेरी रेगुलर चल रही हैं। और अगर मैं जिस दिन 500 की नोट उठा लूंगा, उस दिन से ये प्रक्रियाएं बंद हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए मूर्ख बनने में मुझे कोई भल दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा फायदा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मूर्ख कौन है। तो आप लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं कि उसमें मूर्ख कौन था। तो वो डेली उसको जब 100 रुपये मिल रहा है तो उसका भी काम चल रहा है और उसको भी आनंद मिल रहा है उसके जीवन में कि चलो यार मैं एक मूर्ख आदमी से तुम्हें मिलाता हूँ। लेकिन मैं जिस दिन वो बच्चा 500 का नोट उठा लेता, उस दिन से उसका धंधा जी बंद हो जाता। बिल्कुल। डॉक्टर सर की बातों से आप लोग सबसे बड़ी सीखिए कि क्या है लालच। लालच जो थे ना, अगर आपको लड़का 500 के नोट उठा लेता तो लालची हो जाता और 500 तो उसकी ठप हो जाती। तो 100 भी उठाता पत्ता रोज, 100 का 30 दिन उठा 3,000 रुपये हो गया। तो आपको लालच नहीं करनी है। अब सादा सामने वाला बेवकूफ समझ रहा है ना, अब आपका फायदा हो रहा है तो आप बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बेवकूफ बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल बनना और अगर आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, अगर आपको दिखाएंगे कि नहीं मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आप देखते रहेंगे जैसे लोग आज के लोग पहन रहे हैं ना, अभी आप भी पहनते रहोगे। देख बेवकूफ तब तक बनिए जब तक सामने वाला खुद को न रियलाइज कर ले कि मैं ही बेवकूफ है। अगर आपको फायदा है, 100% फायदा ही बेवकूफ़ी बनाता है। और लोगों को लगता है कि हम बेवकूफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्यों डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल। और पेशेंस नहीं है तो फिर बेकार हर चीज़ है। सक्सेस के पीछे सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सक्सेस है, अगर आप सुनने की क्षमता रखते हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे। धैर्य बनाकर। बिल्कुल बिल्कुल, धंधे बना के आप रखिए, बिल्कुल सक्सेस होंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे पॉडकास्ट में हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग भी धैर्य बना करके रखिए और जीवन में अगर सफलता पाना है तो किसी भी एक चीज को चूज करिए और उस पर मन, तन, धन और लगन पूरी चीजों से लग करके सारा चीजों को करिए। आप हमारे हॉस्पिटल आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अनमोल समय दिया, डॉक्टर धन्यवाद बहुत बहुत। डॉक्टर साहब की अगर बात आपको पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब आपका आप लोगों का बने। बिल्कुल, अगर आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लग रही हो तो आप इनके चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।